हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। इससे पहले का जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे पार्ट 1 का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को अटैक कर दिया था पोलैंड पे और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और यूएसएसआर ने भी जर्मनी का यहां पर सपोर्ट किया था और जर्मनी और यूएसएसआर मिलकर पूरे के पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे। 1940 तक ये कहानी पहुंच चुकी थी, लेकिन 1941 में फिर से हम लोग देखते हैं कि जर्मनी जो है यूगोस्लाविया और ग्रीस को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। जर्मनी इतने सारे देशों को जीत चुका था, इतने सारे रीजन्स को अपने अंडर कैप्चर कर चुका था कि जर्मनी के पास आर्मी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसके पास जगह नहीं थी कि मैं अपनी आर्मी को रुकवाऊं कहां। उस वक्त जर्मनी जो है वो यूएसएसआर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा देश जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसमें से कुछ जो एरिया है वो मुझे दे दो। यानी कि यहां पर जर्मनी जो है यूएसएसआर से एक डिमांड करता है, उसे कहते हैं लेबेनसरॉम। लेबेनसरॉम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। तो यहां पर जब यूएसएसआर मना कर देता है तो जर्मनी और अडोल्फ हिटलर का यहां पर ईगो हर्ट हो जाता है और जर्मनी अपने पुराने दोस्त को भूलकर यूएसएसआर पे ही अटैक कर देता है और यूएसएसआर के अगेंस्ट वो ऑपरेशन बारबरोसा जो है वो लॉन्च कर देता है। और इसी बैटल के बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि यूएसएसआर अपनी साइड चेंज करके जर्मनी का साथ छोड़ के सीधे यूएसए के पास चला जाता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जर्मनी ये बैटल नहीं जीत पाता। यूएसएसआर की जो बेसिकली ठंड है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती जर्मनी के लोगों को। लेकिन अब यहां पर यूरोप से बाहर निकल के थोड़ी देर के लिए हम वर्ल्ड वॉर 2 की जो पूरी की पूरी सिचुएशन है उसको किसी और लोकेशन पे लेके जाते हैं। इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप में लड़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर है, इसका मतलब यूरोप से बाहर भी तो चल रहा होगा, यानी कि जापान भी तो अभी भी इन्वॉल्व है इस वर्ल्ड वॉर 2 में और जापान इन्वॉल्व है पूरे के पूरे पैसिफिक रीजन में। अब पैसिफिक सिचुएशन जो है वहां पर देखें तो जो जापान है उसने साउथ ईस्ट एशिया और इंडो चाइना रीजन में जो यूके और फ्रांस की टेरिटरीज हैं उनको यहां पर बेसिकली कैप्चर करना शुरू कर देता है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो जापान है वो यूके की शिप को डिस्ट्रॉय करता रहता है, लेकिन यूके नई नई शिप लाता रहता है, फ्यूल लेता रहता है। जापान को यह लगता है कि यार जब मैंने यूके के इतने शिप डिस्ट्रॉय कर दिए फिर भी ये फ्यूल मिल कहां से रहा है यूके को, और ये इतने नए शिप्स यूके ला कहां से रहा है। तब जापान को समझ में आता है कि ये जो रॉ मटेरियल शिप या फ्यूल का जो बेसिकली सप्लाई है यूके को मिल रहा है वो यूएसए से मिल रहा है। तो जापान यहां पर यह डिसाइड करता है कि अब मैं यूके पे नहीं यूएसए पे डायरेक्ट अटैक करूंगा और हवाईयन आइलैंड पे यानी पैसिफिक ओशन में यूएसए का जो बेसिकली एक नेवी बेस था पर्ल हार्बर, वहां पर जापान डायरेक्ट अटैक करता है कि अगर यूएसए को ही खत्म कर दिया जाए तो यूके को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला बचेगा नहीं, तो जापान जो है वो पूरी की पूरी दुनिया जीत जाएगा और ये जापान की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहां पर पर्ल हार्बर अटैक जो है करता है जापान यूएसए और यूके पे 7-8 दिसंबर 1941 पे हवाईयन आइलैंड पे। और यहां से होता क्या है कि करीबन 2500 2500 यूएस नेवी सोल्जर्स जो हैं वो बेसिकली मारे जाते हैं। अब फाइनली जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो जो यूएसए है वो 1942 में एंट्री कर लेता है वर्ल्ड वॉर 2 में और जापान के साथ 2 बैटल करता है यूएसए 1942 से लेकर 1944 तक, जिसे हम लोग मिडवे या फिर और दूसरी बैटल गॉडल कनाल बैटल के नाम से जानते हैं। और इन दोनों बैटल्स में यूएसए जो है वो जापान को हरा देता है। इसके बाद यूएसएसआर जो है वो जर्मनी को भी 2 बैटल्स में हराता है, क्योंकि आपको याद होगा कि यूएसएसआर ने तो अपनी साइड बेसिकली चेंज कर ही दी थी। और यहां पर 2 बैटल होती है, सीज ऑफ लेनिनग्राड और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। इन दोनों बैटल्स में जो यूएसएसआर है वो जर्मनी को हरा देता है और फाइनली यूएसए अब ये डिसाइड करता है कि जर्मनी और इटली ने मिलकर जो फ्रांस को कैप्चर किया था 14 जून 1940 को जो फॉल ऑफ पेरिस हुआ था, उस गुलामी से भी फ्रांस को आजाद कराना है और यूएसए उसके लिए डी डे डिक्लेयर कर देता है। और 6 जून 1944 को जो है यूएसए फ्रांस में अपनी आर्मी की लैंडिंग कराना शुरू करता है, यानी कि हवा से पानी से अपने जो बेसिकली आर्मी सोल्जर्स हैं उनको वेस्टर्न फ्रांस के बॉर्डर पे शुरू करवाता है लैंडिंग। और इस लैंडिंग को अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी लैंडिंग के नाम से जाना जाता है, नॉर्मैंडी
लैंडिंग के नाम से जाना जाता है। नॉर्मैंडी बेसिकली वेस्टर्न फ्रांस में एक समुद्र तट का इलाका है, कोस्टल एरिया है, जहां पर डे मोर देन 10,000 यूएस आर्मी जो सोल्जर्स है वो वहां पर लैंडिंग कर रहे थे। और फाइनली फिर फ्रांस को भी आजाद करा दिया जाता है। इसके बाद जर्मनी हार की कगार पे पहुंच ही चुका था। 1945 आते आते 29 अप्रैल 1945 को जर्मनी सरेंडर कर देता है। उसके अगले ही दिन 30 अप्रैल को हिटलर जो है वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब यूएसए का सिर्फ बचा था जापान को हराना। यूएसए का इसमें यह पॉइंट ऑफ व्यू था कि जापान को नेवी वॉर से भी यूएसए आसानी से हरा देता, लेकिन उसमें 2-2.5 लाख यूएसए के जो नेवी सोल्जर्स है वो शायद मारे जाते, और यूएसए ने ये डिसाइड किया इस वॉर को जल्दी खत्म करने के लिए और अपने सोल्जर्स की जान बचाने के लिए कि अब हम सीधे न्यूक्लियर अटैक जो है वो जापान पे कर देंगे। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया, लेकिन उसकी मेन वजह थी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय, एंड 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन। और जैसे ही जापान जो है सरेंडर कर देता है 15 अगस्त 1945 को, उस दिन वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ऑफिशियली खत्म हो जाता है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। और इसके बाद 1945 के में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए और यूएसएसआर हमें दो यहां पर मेजर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि सुपर पावर, ग्लोबल पावर आखिर में कौन बनेगा। कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1991 तक, जिसमें एंड में जीतता है यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर 1991 में 15 अलग अलग देशों में टूट जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा देश रशिया निकल कर आता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो जर्मनी है उसको दो ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है, वेस्टर्न जर्मनी, ईस्टर्न जर्मनी, जिसे हम लोग बर्लिन वॉल के नाम से जानते हैं, और यूएसएसआर, यूएसए, यूके और फ्रांस जो है इन दो ब्लॉक्स पे रूल करते हैं। साथ ही साथ लीग ऑफ नेशन को खत्म करके 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है यूनाइटेड नेशन को कि तुम थर्ड वर्ल्ड वॉर मत होने देना। अभी तक तो यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ साथ डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कहता है कि अगर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने दूं, तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें, जिन कंट्रीज को गुलाम बनाया गया है, उन कंट्रीज को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डीकोलोनाइजेशन नहीं होगा तब तक वो जो कंट्रीज हैं रॉ मटेरियल और मिलिट्री के लिए लड़ती ही रहेंगी। और वैसे भी यूरोप की कंट्रीज पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के पास, तो उनके पास डीकोलोनाइजेशन के अलावा वैसे कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक सीरीज में देश आजाद हुए हैं। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया, 1949 में चाइना आजाद हो गया, 1953 में कोरिया आजाद हो गया। वो बात अलग है कि सिविल वॉर हुआ वहां पर कोरिया में बाद में, और वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 45 से लेकर 52 तक सेंट्रल अफ्रीका की जो बहुत सारी कंट्रीज थे वो आजाद हो गए। और जो जूइश का हॉलोकास्ट हुआ है उसके बारे में तो ऑलरेडी हमें पता ही है, उसकी न जाने कितनी कहानियां हम लोगों ने सुनी हुई हैं। और जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियंस जो थे वो शामिल थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। करीबन 25 लाख इंडियन सोल्जर्स जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। और इस वर्ल्ड वॉर 2 में रिसोर्सेस की कमी की वजह से यहां पर अंग्रेजों का एक और अत्याचार हमें देखने को मिला था कि बंगाल फेमाइन आया था 1943 में, जिसकी वजह से जो 3 मिलियन 30 लाख इंडियन फार्मर्स हैं वो भूख से मर गए थे। कई बार जो सूखा आता है वो एक नेचुरल कॉज होता है, लेकिन इस सिचुएशन में ये मैन मेड कॉज था, क्योंकि सूखा आ रखा था। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो जापान आर्मी है वो बांग्लादेश से होते हुए, यानी बांग्लादेश तो आज अलग है, उस टाइम पे बांग्लादेश इंडिया में ही होता था, बांग्लादेश से होते हुए पूरे के पूरे बंगाल पे अटैक कर देगी। तो यहां पर ब्रिटिशर्स जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज, भेड़, बकरी, गाय, बैल, जितना भी कुछ अनाज बचा हुआ था सब कुछ वहां से लेके चले गए और किसानों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि जापानीज आर्मी अगर बंगाल पे अटैक भी करती तो उन्हें वहां पर कुछ मिले ना। तो पहले ही सूखा पड़ा हुआ था और वहां पर फिर 30 लाख लोग और मारे गए। तो ये बेसिकली कहानी थी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की, जिसमें वर्ल्ड वॉर तो था लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया भी कनेक्टेड है। और इसी तरीके से अगर आप वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं
तो आप बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकती हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू आईएएस ओरिजिन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।